अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाउ टू स्टार्ट द लेक्चर्स। बस इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट करेंगे और उसमें जो टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन मतलब अभी शुरुआती दौर, शुरुआती टॉपिक है। उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन सम इंपॉर्टेंट एरिया, थोड़ा बहुत ये देखेंगे कि एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ कहाँ होता है, थोड़ा बहुत मोटा मोटा, और उसी को पढ़ना है ओवरऑल हमें पूरे लेक्चर के अंदर। और की फीचर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का वो अहम फीचर क्या है या वो अहम एरिया कहाँ है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको रिसर्च एरिया में इस्तेमाल करते हैं। कुछ की फीचर होती है बायोटेक्नोलॉजी की जिसकी वजह से हम लोग इसको रिसर्च एरिया में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट चाहे जैसे भी हो, खत्म अच्छा होगा और सब कुछ समझ में आएगा। आप देखो यहाँ पे ये देख के इधर भाग गया ये। तो पहले हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और वहां से हम इंट्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शंस में हमें क्या पढ़ना है ये मैंने बताया। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसमें देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होता है। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है वो हमको देखना है इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले कि बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग अपनी डेली लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने सराउंडिंग में कहाँ कहाँ होते हुए हम देखते हैं। अभी हमें पता चलेगा कि हम तो बहुत जगहों पे देखते हैं। हमारे मम्मी पापा भी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बस हमको आज तक पता नहीं चला। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हमारी डेली यूज के लिए है, एक्चुअली बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नो बायोटेक हमने बनाया है तो हम अपने बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी वो है एग्रीकल्चर। और यहाँ पे क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शंस, टू इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी, टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शंस। क्रॉप वेराइटी या क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शंस। दूसरा कहां पे होता है? मेडिसिन में होता है। इसी को हम लोग थेराप्यूटिक्स भी बोला करते हैं। पहले से हम यही बोलते आ रहे हैं, इलाज करने को, ट्रीटमेंट करने को मेडिसिन यूज करना या फिर थेराप्यूटिक्स, यानी मेडिसिन में या फिर मेडिसिन बनाने में या इलाज करने में इस्तेमाल हम करते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है मैं वो भी लिखते चलता हूं साथ में। टू ट्रीट डिजीज, टू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। वहां पर भी बायोटेक का यूज हमने बहुत ही हायर लेवल से किया हुआ है। बिना बायोटेक का यूज का तो कुछ हो ही नहीं सकता था। मेडिसिन तो बन ही नहीं सकता। आज हमारे पास जितने भी मेडिसिन है, चाहे वो पैरासिटामोल हो, एंटीबायोटिक हो, कुछ भी हो, वो सब के सब बायोटेक के इस्तेमाल की वजह से ही बना हुआ है। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं, थर्ड चीज की मैं बात कर रहा हूं, मेडिसिन या थेराप्यूटिक्स हो गया। थर्ड चीज वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या मतलब होता है इसको? टू डिटेक्ट डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। टू डिटेक्ट डिजीज, जो पीसीआर हमारे पास है ना, यूज करते हैं हम लोग, वो भी एक तरह का बायोटेक्नोलॉजी तो है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? बायोफ्यूल में भी हम इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी के पर्पस के लिए हम लोग बायोफ्यूल में भी इस्तेमाल करते हैं। हम बायोफ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी चाहिए, अब अलग अलग तरीके का है कि बायोटेक्नोलॉजी का ही नाम इस्तेमाल किया है। पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सीएनजी वगैरह, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने हासिल किया।
यानी इससे हमें क्या मिलती है, तो एनर्जी मिलती है, इसको हम बोल रहे हैं बायोफ्यूल। ठीक है, एक तरह की एनर्जी है, ये एनर्जी सोर्स है, एनर्जी के लिए हम कर रहे हैं ये काम। और आगे हम एक और चीज है बायो रेमेडिएशन, वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं, बायो रेमेडिएशन में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज को। बायो रेमेडिएशन में, बायो रेमेडिएशन क्या चीज है ये हमको पढ़ना नहीं है, बस इसमें याद रखना कि बायो रेडिएशन में कुछ जो होता है, जो समुद्र सी के अंदर जो ऑयल होता है ना, उस ऑयल को ब्रेक करना, उसके कुछ स्पिल को ब्रेक करने के लिए कुछ बैक्टीरिया का सहारा लेते हैं, और बैक्टीरिया के सहारे के थ्रू हम लोग वहां पे ऑयल का स्पिल को ब्रेक करते हैं। उस चीज को हम कहते हैं बायो रेमेडिएशन। पढ़ना डिटेल में नहीं है, बस इसका ये याद रखना है कि इसमें खास तरह का बैक्टीरिया यूज होता है, सीडोमोनास प्यूटिडा, सीडोमोनास प्यूटिडा ऑयल स्पिल को ये ब्रेक करने का काम करता है, जिससे पेट्रोलियम हमें इजीली मिल जाता है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम है। बायो रेमेडिएशन हम इसको बोल रहे हैं। और लास्टली छठा जो होगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, जो 6 वाला भैया है वो क्या है, हाँ भैया वेस्ट ट्रीटमेंट है। वेस्ट ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट सुना है? नहीं सुना तो सुनोगे। हमारे इसी में 12th क्लास में ही एक चैप्टर है माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, उसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट तुमको पढ़ना है। घर से जो कूड़ा कचरा किचन से जो निकलता है ना, उसको हम सीवेज बोलते हैं, सीवेज, उसका ट्रीट करना, और उससे फिर हम जरूरत हो सके जितना उसके से जो पानी निकल रहा है उस पानी को ट्रीट करके पीने के लायक बना दे, या दूसरे यूजफुल तरीके के यूजफुल के लायक बना दे, दूसरे यूजफुलनेस के लायक हम उसको बना दें, दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सके जो भी यूजफुल है। नाली की पानी, अब देखो नाली की पानी कहीं और की पानी थोड़ी ना है, नाली की पानी हमारी घर से निकले हुए पानी है जो नालियों तक पहुंची है, उसी नाली के पानी का यूज करके वो इतना साफ कर देते हैं कि वो पीने के लायक हो जाता है या दूसरी जगह पे उसका इस्तेमाल होने लगता है। और उस ट्रीटमेंट को हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े जो है ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए जगह जगह पे, एसपीएम कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी कहते हैं। जो जैसे गंगा रिवर है उसके कई शहरों में, जैसे कानपुर में जाओगे या पटना में जाओगे तो गंगा रिवर के किनारे वगैरह इस तरीके के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, और वहां पर लिखा होता है एसटीपी, ऐसे एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब यह ना कि अगर यहां से मान लिए पटना है, पटना के लोग बहुत गंदे होते हैं, देखिए पटना यहां से बहुत सारा कूड़ा कूड़ा, तुम पटना से तो नहीं हो, बहुत सारा कूड़ा कूड़ा जो है यहां से निकल रहा, नाली है उनके, फिर बड़ा बहुत सारे नालियां है, फिर ये नहर आया, फिर इस तरीके से मान लिया कि ये अब ये कहा कि गंगा रिवर में आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। लेकिन गंगा रिवर में जाए उससे पहले क्या करना पड़ता है, इस प्लांट के अंदर जाना पड़ता है। वो प्लांट क्या करेगा, उसको ट्रीटमेंट करेगा और पानी को साफ करके गंगा रिवर में पहुंचाएगा। इस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान का जो संकल्प है वो पूरा हो सकता है। गंगा नदी जो राम तेरी गंगा मैली हो गई है ना, उस गंगा को मैली से कुचैली नहीं, सॉरी मैली से साफ बच करना है, तो इसके लिए तुम्हें ये काम करना है, उसके लिए करना है कि गंगा के पानी साफ रहे। हाँ, इतना नहीं कि पीने के लायक हो जाए, खुला है कैसे पियोगे, लेकिन यह है कि ये सारा कूड़ा कचरा जाने के चक्कर से गंगा गंदी हो चुकी है, यानी गंगा मैली हो चुकी है। अब उसमें स्नान कैसे करोगे, पवित्र कैसे होगे, जब बदबू आ रही होगी पानी में, तो जाहिर है वैसे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी नदी के पानी को साफ सुथरा रहना चाहिए, उसके बहुत सारे लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे फिशेस की लाइफ तो डिपेंड कर ही रही है, और भी बहुत सारे जानवर वहां आके पानी पीते हैं। अब तुम्हारे घरों से कूड़ा कचरा वाला पानी निकलेगा तो पॉइजन एंड टॉक्सिसिटी फैली जाएगी उसके अंदर। जब टॉक्सिसिटी फैल जाएगी तो उन जानवरों पे की जिंदगी पर खतरा होगा। तो ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे और फिर पानी को भेजेंगे तो नदी के पानी स्वच्छ होगा, एटलीस्ट जानवरों के पीने के लायक तो रहेगा।
तुमको पीना है अगर इस पानी को थोड़ा और ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको अलग निकाल लिया जाएगा और जगह जगह ये जो पहुंचाया जाता है, जितने भी बेचते हैं ना पानी वाले, वो अक्सर सीवेज ट्रीटमेंट वाले ही तो होते हैं, एसटीपी वाले ही होते हैं। पता नहीं वो जमालपुर के नाली से बना रहा है, कहाँ से बना रहे हैं, लेकिन पानी पीने योग्य होता है, कंप्लीटली स्वच्छ है, पूरा पाक साफ पानी है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो इस चीज में भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और जितने भी यूजेस है ये बायोटेक्नोलॉजी का हमारी डेली लाइफ में, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इन चीजों से उसके वास्ता ना पड़ता हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेडिसिन या थेरेप्टिक्स है, चाहे वो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते रहते हैं, क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ, जॉन्डिस हुआ, ये सब टेस्ट कराते रहते हैं। बायोफ्यूल एनर्जी तो भाई यूज कर ही रहे हैं, कभी पेट्रोलियम के रूप में, तो कभी केरोसिन के रूप में, या फिर सीएनजी के रूप में, या फिर एलपीजी के रूप में, तो बायोफ्यूल यूज कर ही रहे हैं, हर कोई कर रहा, पैदल चलने वाला भी एलपीजी से तो खाना बना ही रहा, लकड़ी वाला तो है नहीं इस टाइम सिस्टम कहीं पे भी। बायो रेमेडिएशन, अब ये जाहिर है ये होगा तो ही बायोफ्यूल मिलेगा, बहुत सारे समुद्र के अंदर ये कुछ बायो रेमेडिएशन वाला एक्शन होता है जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनता है, बायोफ्यूल तुम्हारे तक पहुंचता है। चलो सीवेज ट्रीटमेंट तो तुमने देखा ही है, ये तो होता ही रहता है। आजकल का तो डायरेक्ट नल के पानी तो नहीं पीते ना, पीना भी नहीं, वो तो ज्यादा हो जाएगा। वो सीवेज ट्रीटमेंट है, भले सुनने में लग रहा है गंदा, लेकिन वो साफ होकर आ चुका, एटलीस्ट तुम्हारे ब्रेन को कोई डिसऑर्डर पैदा नहीं कर सकता। लेकिन टंकी के पानी में, जो पानी और टंकी में रखी जाती है, वो चाहे टंकी सीमेंट की हो, चाहे वो टंकी प्लास्टिक की हो, वो टंकी के अंदर बहुत सारे लोहे की बहुत सारी चीजें नट बोल्ट कसी जाती है, तो उसमें जंग तो लगेगा ही लगेगा। 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद लगेगा, कितना भी साफ कर लो, कुछ आयरन के कण या कुछ दूसरे मिट्टी के कण टंकी में आ ही जाएंगे, आधी तूफान चलती रहती है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल के तो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर, वो तो आ ही जाएंगे। नहाने धोने कपड़ा धोने में उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन जब तुम पीते हो ना, तो पानी ब्लड में जाता है, प्लाज्मा उसी से बनता है, पानी से 90% जो है 92% प्लाज्मा पानी ही है, फिर वो सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में। तुम्हारे कपड़े ने, तुम्हारे बाल ने, तुम्हारे स्किन ने उसको डिटेक्ट तो नहीं किया उस कण को, लेकिन जब वो प्लाज्मा घूम के ब्रेन में जाता है या हार्ट में जाता है तो वो डिटेक्ट कर लेता है। वो ऐसे कहीं ना कहीं इन दोनों जगहों पे वो अलग होने लगेगा, या किडनी में जाके अलग होने लगेगा और वहां पे स्टोर होना शुरू कर देगा। इसीलिए ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आज देखो ना, आजकल के टाइम पे कि सुबह उठने के बाद अजीब सा दर्द होता है, यहाँ पे बहुत सारी अकड़न सी होती है, जकड़न से होती है। पहले के लोगों में ये नहीं था, क्योंकि टंकी वाला सिस्टम नहीं था, वो जो नल वाला सिस्टम था ना, वो बेहतरीन सिस्टम था। जब तुम चलाओगे ना, तब वो नीचे से ऊपर आता था, उससे पहले वो वहां तक नहीं आता था। हाँ, यह है कि बिहार वगैरह में, चंपारण में पानी इतना ज्यादा होता था कि चलाने की जरूरत ही नहीं थी, वो ऐसे लगा दिया, वो अपने आप निकल रहा, 24 घंटे निकल रहा इस तरीके से। वो सिर्फ गर्मी के दिनों में जाकर चलाना पड़ता है, और फिर जब स्टार्ट होता है ना अगस्त सितंबर से, तो फिर वो पूरे साल तक ऑटोमेटिक निकलता रहेगा पानी कंटिन्यू। वो पानी ज्यादा है वहां पे, और वो पानी बहुत ज्यादा अच्छा है ऐसे कंपेयर में, इसका कंपेयर में। वहाँ के पानी के एक बहुत सारे अच्छी बात क्या है ना, कि तुम कितना भी खा लो, बस पानी पी लो, उसके बाद 1 घंटे बाद पच जाएगा। और वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, यार ये तो बहुत कम खाते हैं, तो रहिए ना 1 महीने, फिर पता चल जाएगा आपका भूख का क्या हो रहा है। यहाँ भूख बहुत, वहाँ भूख बहुत ज्यादा लोगों के अंदर होता, इसलिए इतना इतना खा लेते हैं, इतना इतना। अच्छा, पच भी जाता है तो पानी अच्छा। थोड़ा सा वो पहाड़ी इलाका भी है वहां से, नेपाल के पास में पहाड़, एकदम एग्जैक्ट पहाड़ नहीं है, और पहाड़ उसके जस्ट बाद में ही है ना, कुछ किलोमीटर पे, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, तो उसका एक इम्पैक्ट आता है। उधर की पानियां जितनी भी होती है ना, जो इस रॉक्स वाले इलाके होते हैं, वहां के पानी थोड़ी नीचे होती है, ज्यादा नीचे होती है, लेकिन पानी शुद्ध होती है, मगर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो आज भी वहां पानी की किल्लत नहीं होती है, जितना पानी का यहाँ पे मसला है ना, वहां पर नहीं होती है। हाँ, लेकिन टंकी के पानी कहीं पे भी यूज करोगे पीने के लिए तो नुकसान हो सकता है, तो आप क्या करोगे, पानी वही वाला खरीद के ही पियोगे। अब डीलिंग पानी कम करते हैं, हम लोग लेक्चर को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ पे इस्तेमाल करें ना, हमने एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, पहला हेडिंग होगा इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, पहला।
application of biotechnology in agriculture। एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी यूज होने की वजह से वी यूज थ्री टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। थ्री टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोग तीन तरह के एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करने लगे। यूज थ्री टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, हम लोग तीन तरह के एग्रीकल्चर का यूज करने लगे हैं। एक सबसे पहला एक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बिना बायोटेक के यूज का है ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर थोड़ा सा बायोटेक तो यहां पे भी है। एक यूज तो हम ये करते ही थे। दूसरा है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। पहला एनसीईआरटी के हिसाब से देखना कि पहला यही है, पहला यही है एनसीईआरटी के अगर हिसाब से देखो। चलो इसको मैं अरेंज कर देता हूं कि एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की वजह से हम तीन तरह के एग्रीकल्चर करने में सक्षम है, जिसमें सबसे पहला नाम उसने लिखा है कि एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। और ऑर्गेनिक फार्मिंग है। एक तो ये तबीयत खराब है ना, स्टेमिना बिल्कुल बची उची नहीं है, तो वो ना डिसबैलेंस हो रहा, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा। बाकी तीसरा जो हमारे था एग्रीकल्चर विद जो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का इस्तेमाल किया हमने, हाई यील्ड वैरायटी का इस्तेमाल किया, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। एग्रीकल्चर विथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब इससे पहले कि मैं इनको शुरू करूं, तुम्हें एक चीज के बारे में जानना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का वो तीन जो की फीचर है वो क्या है, जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है हम लोगों ने रिसर्च एरिया में कहा। क्योंकि भाई जब इसकी बात होगी ना तब फिर रिसर्च एरिया की बात होगी। हाई यील्ड वैरायटी का जब इस्तेमाल करने जाओगे तब रिसर्च की का बात होगी, क्योंकि अगर हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को पैदा करना है तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना है, और वो भी सबसे बेस्ट, और उसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिक इंजीनियर का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिज्म में जो तब्दीली लेके आते हो, यानी प्लांट में लेके आओगे, क्रॉप में लेके आओगे, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स करेंगे। यानी उस क्रॉप्स के पास तुम्हारी जो चाहत की वैरायटी होगी ना, केवल वही मिलेगी जो तुम चाहते होगे। अगर तुम लंबे स्टेम चाहोगे तो लंबे स्टेम मिलेंगे, तुम छोटे स्टेम चाहोगे तो छोटे मिलेंगे, तुम नंबर ऑफ ग्रेन ज्यादा चाहोगे तो नंबर ऑफ ग्रेन ज्यादा मिलेंगे, तुम बड़े बड़े साइज के ग्रेन चाहोगे तो वो मिलेंगे। तो जैसा फीचर तुम डेवलप करना चाहते हो उस तरीके का फीचर डेवलप किया जा सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। यहाँ पे रिसर्च एरिया में बायोटेक का इस्तेमाल तो हो रहा है, ये रिसर्च में होगा। ये किसान अपने घर में तो नहीं कर सकता। देखो ये कर सकता है किसान अपने घर, ये कर सकता है, लेकिन किसान अपने घर ये नहीं कर सकता, इसके लिए रिसर्च एरिया में इस्तेमाल होता है। तो अब इसी वजह से यहीं पे हम उसकी फीचर का बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से हम लोग तीन रिसर्च एरिया में इस्तेमाल करते हैं, यानी सॉरी जिसकी वजह से बायोटेक को हम रिसर्च एरिया में इस्तेमाल करते हैं। किधर गया? एक तो इधर का चीज इधर आया हुआ है आज। तो हम लोग बात करेंगे की फीचर्स ऑफ
बायोटेक, जिसकी वजह से ये रिसर्च एरिया में यूज होता है। एनसीईआरटी जो कह रहा, मैं वही कह रहा हूं, अभी मैं एनसीईआरटी को रीड करूंगा, तुम देखना कि एनसीईआरटी जो कह रहा हम लोग वही बात कर रहे हैं, कुछ और नहीं, कि इन्हीं की वजह से ड्यू टू दिस बायोटेक यूज इन रिसर्च एरिया सबसे पहला ये कैटलिस्ट को इंप्रूव करता है। इंप्रूव कैटलिस्ट in the form of improved microbes. Organism by genetic engineering, by genetic engineering. By genetic engineering. जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके माइक्रोब्स को इंप्रूव कर दिया। कैसे, क्या बोल दिया है? अब तुम्हें क्या मालूम है कैटलिस्ट कौन होता है? तो रिएक्शंस के अंदर, बायोटेक में जो रिएक्शंस होंगे, उस रिएक्शन के अंदर कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। उस एंजाइम्स के बारे में हम ये जानते हैं वो किसी न किसी लिविंग बीइंग के अंदर बनती होगी। तो लिविंग बीइंग जो उस एंजाइम्स को बना रहा है, खास तरह के एंजाइम्स को, उस एंजाइम के अंदर अगर तुम इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो एक बात और ध्यान होना चाहिए कि वो एंजाइम कोई ना कोई प्रोटीन का हिस्सा है, यानी कोई ना कोई प्रोटीन है। एंजाइम इज नथिंग बट इट इज अ प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल्स यही बोलता है। तो यानी प्रोटीन है तो आरएनए से आया होगा, आरएनए है तो डीएनए से आया होगा, तो डीएनए में उसके लिए कोई ना कोई सीक्वेंस होगा। मैं एक अलग तरह का एंजाइम, थोड़ा सा और तेज रिएक्शन कराने वाला एंजाइम बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? उस ऑर्गेनिज्म का वो जीन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला दूंगा जो एंजाइम बनाने वाला है, तो और तेज कैटलाइजिंग पावर आ जाएगा उसके अंदर। तो उस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हम करने वाले हैं। इसके एक हुआ, दो हुआ, दूसरा क्या? तो पहला चीज तो ये तुमने पढ़ा। दूसरा कि जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, ये यही चीज ट्रांसजेनिक तुम्हें इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर इंप्रूवमेंट लेके आना है या उसके कल्चर का ऑप्टिमम कंडीशन को पता लगाना है, उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी ही रिस्पॉन्सिबल है। बायोटेक्नोलॉजी से ही तुम पता लगा सकते हो, स्मॉल स्केल कल्चर करके ही तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारा जो न्यूली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है किस टेम्परेचर पे और किस एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप होने के लायक है, ताकि तुम भारी अमाउंट में डेवलप कर सको, बायोरिएक्टर में डेवलप कर सको। तो ये क्या कह रहा है कि टू फाइंड ऑप्टिमम कंडीशन, optimum conditions to find SLE. Find optimum condition, या वो भी जो भी उसकी कंडीशन होती है उसको इंप्रूव कर सकता है, ये प्रोवाइड कर सकता है। इसी की मदद से हम कर सकते हैं प्रोवाइड। एनसीईआरटी शायद यही बोलता है, चलो हम पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। ऑप्टिमम condition for growth of transgenic organism, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम एक और नाम देते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली
मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ही हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जिसका जीन हमने चेंज कर दिया है, फॉरेन जीन को ट्रांसफर कर, उसके ऑप्टिमम कंडीशन पता लगा, और ऑप्टिमम कंडीशन जब पता लग जाएगा तो हम बायोरिएक्टर में ग्रो करेंगे। और की फीचर तीसरा ये है कि इसकी वजह से बेटर डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, बेटर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, बेटर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये 3 की फीचर है बायोटेक्नोलॉजी के, जिसकी वजह से आप रिसर्च एरिया में बायोटेक्नोलॉजी को रखे हुए हैं। अब खाली एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने से हम रिसर्च एरिया नहीं कर सकते थे, लेकिन ये 3 काम ऐसे हैं जो सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर ही पॉसिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि इन 3 फीचर होने की वजह से बायोटेक्नोलॉजी टोटली बिलोंग टू द रिसर्च एरिया, रिसर्च एरिया में इसका इस्तेमाल करता है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत डिमांडेड चीज है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ने वाले भी बहुत डिमांडेड लोग होते हैं, अगर उनको सही तरीके से पढ़ाई कर दिया। अब ये बायोटेक बहुत करते हैं, लेकिन अब तुम जाकर किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लो तो तुम्हें वो जगह नहीं मिल पाएगी, लेकिन अच्छे से करो ना बायोटेक, तो बायोटेक में पैसा बहुत है। पैसा मतलब कि इसके जो ऑफिसर्स होते हैं ना, बहुत हाई लेवल के होते हैं। बायोटेक बायोलॉजी से एक मेडिकल ही नहीं होता, एक बहुत ही हाईली रेस्पेक्टफुल जॉब होता है। अगर तुम इससे बीएससी और एमएससी करते हो, पीएचडी अगर कर लेते हैं या बीएससी एमएससी एटलीस्ट, तो ये बहुत हायर जगह पे तुम्हें पोस्टिंग होती है यहाँ पे। क्योंकि अगर तुम्हें रिसर्च एरिया में मिल गया, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का रिसर्च एरिया में जगह है, तो तुम बहुत बड़े आदमियों में काउंट हो गया, यानी साइंटिस्ट में काउंट हो गए बहुत इजीली। मतलब 5 साल की पढ़ाई, लेकिन टफ होती है पढ़ाई इसकी। बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस थोड़ा ज़्यादा टफ होता है दूसरे बीएससी के कंपेयर में, इसलिए बायोटेक, बीएससी बायोटेक, एमएससी बायोटेक जो है ना यहाँ पे, तो एक्चुअली में एमयू में बीएससी बायोटेक नहीं है, एमएससी बायोटेक तो है लेकिन बीएससी बायोटेक नहीं है। वो बीएससी बायोटेक को बीएससी क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री के साथ ही पढ़ाया जाता है। एक बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसी में पढ़ाया जाता है। बाद में जिसको बायोटेक लेना हो, बायोटेक एमएससी बायोटेक का एग्जाम देगा और होगा तो लेगा। पर जामिया हमदर्द वगैरह में है, और भी कॉलेज में बीएससी बायोटेक एंड एमएससी बायोटेक दोनों है। तो मैंने एमबीबीएस के बाद एक एमबीबीएस बीडीएस इन सब के अलावा एक ये भी फील्ड है जिसमें आप बहुत अच्छा पैसा और इज्जत दोनों कमा सकते हैं। देखो, पढ़ाई तो ऐसी चीज है कि आप कोई सी भी पढ़ाई करोगे इज्जत तो कमाओगे ही, एटलीस्ट पढ़ाई की इज्जत होनी चाहिए। और ये है कि पढ़े लिखों के बीच में रहोगे तो ही पढ़ाई की इज्जत मिलेगी। अब तुम जमालपुरिया के पास में जाके बैठ गए, का रे का ली रे, ऐसे वाला है, ठीक है, इधर पल्ली तरफ चले जाओ, उल्ली तरफ चले जाओ। अब तुम उसके सामने तुम पीएचडी की डिग्री गिनाओ तो पीएचडी का मतलब एक ही चीज जानता ही है, फटा हुआ ढोल, ठीक है। एमबीए महा बेकार आदमी, वो इसी तरह का चीज आता है। अभी रील्स किसी ने निकाल दिया कि बर्बाद होने के लिए बहुत सारे रास्ते थे कि हमने एमबीबीएस चुन लिया, ठीक है। तो अब एक तो रील्स देख लेते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, क्या सचमुच एमबीबीएस में बर्बाद हो जाते हैं क्या? मेरे से पूछ रहा है एक लड़का उधर का, एमबीबीएस में बर्बाद हो जाते हैं क्यों? कहा कि बर्बाद होने के लिए तो बहुत सारे रास्ते थे लेकिन हमने एमबीबीएस चुने। मैं क्या, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मजाक कर रहा। ये है कि हाँ, बर्बादी का फॉर्म क्या है कि तुम कह रहे हो कि तुम बर्बाद हो गए, तो रेफरेंस क्या है? अब तुम्हारे दिल में बहुत सारे अरमान थे कि हम भी जाते, क्या कहते हैं, सेंटर पॉइंट की तरफ, कुछ ना कुछ खाते, किसी के साथ जाते, ये करते वो करते, हर हफ्ते जाते या हर रोज जाते। अब वो वाली चीज तो बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इन्होंने उस सारी चीजों की जो एज होती है वो 11-12 से स्टार्ट होती है, और इनिशियल स्टेज जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यही 4-5 10th के 4-5 साल बाद तक ही रहती है। उसके बाद आदमी एक जिम्मेदारी पे आ जाता है, और उसके बाद भी अगर यही कर रहा है, हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है, तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा। और अगर माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो फिर क्या निभा पाएगा? जिंदगी में किए तो क्या किए? सबसे पहला तो वही था।
इंडस्ट्रीज, और अपनी जिंदगी बीतनी है। जाहिर है कि 4-5 साल जो 10th के बाद लॉस कर देगा उसकी हालत ऐसी पतली हो जाएगी कि वो इतना लायक नहीं होगा कि वो अपना भी ख्याल करे, अपने माँ बाप का ख्याल करे, अपने बच्चों का भी करे। ये सब कुछ नहीं कर सकते, इतनी एबिलिटी नहीं आ सकती। कुदरत भी सोच समझ गया, तो फिर कम बैक करो। कोई होता ना कि टाइम तो बर्बाद हो गया, अगेन 12th से स्टार्ट करे, फिर से नीट की तैयारी करे और फिर फाइट करे, जो भी है अगेन ऐसा करे तो कर सकता। लेकिन सोचिए कि वहां 5 साल हमने खूब मस्ती से पढ़ा है, बीएससी वसी सब कर लिया है, अब हम एमएससी से सीरियस हो रहे हैं, तो हमें एक बहुत अच्छे मकाम पे अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कहानी ये नहीं है, कहानी वो नहीं। हाँ, उस हिसाब से वो कह सकता कि वो बर्बाद हो गया है, क्योंकि बर्बाद लोगों के बीच में नहीं जा पाया है, बर्बाद हो गया। हालांकि हर आदमी को लगता है कि मैं ये वाला काम करता कितना मजा आता, लेकिन जो वो कर चुका है उसको ये मालूम है कि ये अगर नहीं करते तो हम वो वाले काम कर रहे होते, जो ये भी पता है उसको। वो सिर्फ हाथ में हाथ डाल के घूम ही सकता, वो भी चोरी छुपे से, पापा से हाथ नहीं मांग सकता, वो लात खा जाएगा। क्यों? ये दम ही नहीं है। पापा तो जॉब देखेंगे ना, पापा रेपिटेशन देखेंगे, ये बाल के स्टाइल थोड़ी ना देखेंगे, कैसा है, कलर कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें। और क्या होते हैं और सब जो लड़के लोग करते हैं, ये ट्राइसेप्स वगैरह सारी चीजें। अच्छा, मैं भी लड़का ही हूँ। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपना। हमने ये बात कर लिया कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को रिसर्च एरिया से कोरिलेट करते हैं, उसके पास 3 की फीचर है। इसीलिए क्यों हम इसलिए कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी के जो एग्रीकल्चर में यूज है उसमें एक जगह पे क्रॉप प्रोडक्शन यानी क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट की बात हो रही थी, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात होती है। एक हाई यील्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वैरायटी होती है क्रॉप्स की, तो उसमें हमें जरूरत पड़ती बायोटेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होता है रिसर्च एरिया में उसके। अब हम चलते हैं एग्रो बेग। अब हम तो एग्रीकल्चर में ही है ना, तो सबसे पहले हम एग्रो केमिकल बेस्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रो केमिकल बेस्ट एग्रीकल्चर की बात हम लोग करते हैं। इसके अंदर क्या बात करते हैं हम लोग? इसके अंदर एग्रीकल्चर में केमिकल का इस्तेमाल हुआ। एग्रोकेमिकल बेस्ट एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? यूज ऑफ केमिकल, यूज ऑफ केमिकल, और वो भी कितना, बहुत ज्यादा हुआ। केमिकल में क्या? फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, ये सब के सब क्या है? केमिकल। अगर ये सब इस्तेमाल हो रहा है अगर एग्रीकल्चर में, तो हम उस एग्रीकल्चर को क्या बोलेंगे? एग्रोकेमिकल बेस्ट एग्रीकल्चर हम उसको बोलेंगे। ये वाला एग्रीकल्चर जो होता है ना, फार्म मैनेजमेंट के लिए बेटर है। इट इज बेटर फॉर फार्म मैनेजमेंट। अगर आपको आलू भिंडी ये सारी चीजें उगानी हो, फार्म मैनेजमेंट मतलब आपने फार्मिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, हम जो खेती करते हैं वो भी एक फार्म ही है, तो इस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इट इज अ बेटर फॉर्म फॉर मैनेजमेंट, इट इज बेटर फॉर्म, ये एडवांटेज है इसकी। फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट के लिए बेटर है। क्यों भाई? अच्छा, जो जैसे भी हो है तो है ना, बेटर है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे पहले जब हम ऑर्गेनिक फार्मर करते थे ना, जिसमें हम मवेशी खाद डालते थे, उस वक्त तो था, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी। जब हम इसको लेके आए ना, वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से पहले नंबर पे ही है, लेकिन पहले नंबर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों होना चाहिए था मेरे हिसाब से अगर कहा जाए, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला जो एग्रीकल्चर हुआ था ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हुआ था।
जहां पे मवेशियों का गोबर ओबर और घास फूस जो सड़े हुए वही डाल के खेती किया करते थे, प्रोडक्टिविटी लाया करते थे, लेकिन वहां प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हुआ करती थी। इससे ना बेटर फॉर फार्म मैनेजमेंट है, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी जो पहले के मुकाबले यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कुछ भी हुआ करती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कुछ भी हुआ करती थी उसके 3 गुना बढ़ गया। यहाँ पे 3 गुना बढ़ गया प्रोडक्टिविटी, जितना भी फसल उगता था। इसीलिए इसीलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज किया गया, यूजिंग ग्रीन रेवोल्यूशंस, ग्रीन रेवोल्यूशंस में इसका इस्तेमाल किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960 के आसपास हुआ था उसमें इस्तेमाल किया गया। 1950 तक ये सब जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, मैं एक तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात कर देता हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती थी 1950 तक, यही होती थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता था कि कोई केमिकल यूज नहीं होता था, नो केमिकल यूज, नो केमिकल यूज, कोई केमिकल यूज नहीं होता था, नो HYV यूज। HYV का मतलब हाई यील्ड वेराइटी, हाई यील्ड वेराइटी, कोई यील्ड वेराइटी भी यूज नहीं होता था, कोई केमिकल भी यूज नहीं होता था। यहां पे सिर्फ ट्रेडिशनल वैरायटी यूज होता था, ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटी यूज होता था, जो पहले से मौजूद था क्रॉप की वैरायटी वही यूज होता था। यहां पे ये हो रहा था। यहां पे भी अगर वैरायटी की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन में भी जो वैरायटी हमने यूज किया है, जो वैरायटी क्रॉप वैरायटी जो हमने अभी तक यूज किया है ग्रीन रेवोल्यूशन में भी पुराने वाले ही वैरायटी था, पुराने वाला ही वैरायटी था। इनिशियली जो है पुराने में ही किया था। ट्रेडिशनल ही था, ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल था। ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल ही था। 1960 में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नई एनसीईआरटी में मे भी शायद हो, लेकिन शायद नहीं नहीं है एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी में भी नहीं है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन था। ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता कौन था? क्या ये बच्चा है जिसका पिता था? इसका फादर नॉर्मन था, नॉर्मन ई बुरलॉक नाम है पूरा उसका। या फिर अगर मैं कहूं कि इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, ये पूरी दुनिया में सबसे पहली बार इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें, उसका फादर कौन था? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशंस तो उसका कौन था? इसका कौन था? क्या नाम है? स्वामीनाथन, ऐसा कुछ का नाम है, नाम ही ऐसा होता है, MS स्वामीनाथन। अब MS का फुल फॉर्म नहीं, महेंद्र सिंह भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। महेंद्र सिंह मत लिख लेना, मैं मजाक कर रहा हूं। इसका फादर था MS स्वामी। अगर तबीयत खराब नहीं होता तो याद आ जाता। अभी ना मेरी आंख टिक रही है कहीं किसी लेटर के ऊपर, ना दिमाग टिक रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, ऐसा ना कि एक साथ सब कुछ फ्लैश में चल रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है कभी कभी। जब जब भी फीवर होता है ना, मेरी फीवर थोड़ी खिंचती भी है, क्योंकि कैसे कितना भी कर लो फुल टाइम रेस्ट नहीं मिलता। ऐसा हो ना कि 4-5 दिन एकदम फुल रेस्ट मिले ना तो तबीयत एकदम से सही हो जाए। अब कोई स्ट्रेटजी में बहुत कोशिश कर रहा हूं, महीनों से कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए जनाओ। अब एक ही तरीके का स्ट्रेटजी हो सकता है कि 10 बजे रात में नींद आ जाए, जो कि जल्दी आती नहीं है। ठीक है,
खैर, जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया गया तो ग्रीन रेवोल्यूशन से फायदा क्या हुआ? हमने वैरायटी तो ट्रेडिशनल ही रखा, सिर्फ हमने क्या किया इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, ये एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यानी केमिकल का इस्तेमाल किया, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है यूज हुई, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। लेकिन 1950 तक की मैं बात कर रहा था। 1960 में जब ये वाली जो है ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वैरायटी 1950 तक ही रखा हमने, ठीक है। 1960 में जब ग्रीन रेवोल्यूशन जब दोबारा हम करी गए ना, ग्रीन रेवोल्यूशन 1950 तक ये यानी कि ट्रेडिशनल यहाँ पे जो किया ना ये 1950 तक याद रखें ये उसके। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन हम कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे ये बात बदलनी पड़ेगी मेरे को कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन कर रहे हैं ना तो वह वैरायटी थोड़ा चेंज कर रहे हैं, सेमी ड्रॉप वैरायटी को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सेमी ड्रॉप वैरायटी को यूज कर रहे हैं, सेमी ड्रॉप वैरायटी जो ना पूरी तरह से गट्टा था ना पूरी तरह से लंबा। साइज अगर स्टेम की कम होती है ना तो प्रोडक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है, ठीक है। छोटे हाइट के लोगों में ताकत से ज्यादा होती होगी, पता नहीं, चाइनीज के पास बहुत होता है। सेमी ड्रॉप वैरायटी मैंने सुना है कि छोटे हाइट की लड़की बहुत ज्यादा है, शायद ताकत ज्यादा होती है। सेमी ड्रॉप वैरायटी ऑफ राइस यानी पैडी, राइस का कह पैडी कह लेता हूं, एंड व्हीट, उसका इस्तेमाल किया था। गेहूं की और धान की जो सेमी ड्रॉप वैरायटी है उसका इस्तेमाल किया था। और जैसे इस्तेमाल किया, मैं फिर से एक नेक्स्ट स्लाइड ले लूं, जैसे इस्तेमाल किया देखो 1950 में कैसा वैरायटी यूज किया, क्रॉप वैरायटी क्या रखा, मैं फिर से ले लेता हूं। क्रॉप वैरायटी क्या रखा, ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल। यहां मैं गलत कर रहा था, लेकिन जब 1960 की बात करो तो वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ और उस दौरान जो क्रॉप प्रोडक्शन में क्रॉप वैरायटी थी, जो क्रॉप की वैरायटी थी वो क्या थी, सेमी ड्रॉप वैरायटी थी, सेमी ड्रॉप वैरायटी थी। सेमी ड्रॉप वैरायटी थी। बाकी 1950 तक जो हमने एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किया करते थे, ट्रेडिशनल वैरायटी को लेके बस केमिकल का यूज करते थे। लेकिन जब ग्रीन रेवोल्यूशन का ये चला था कि अचानक दुनिया में भुखमरी बहुत हो गई थी, काफी भारी तादाद में लोगों के पास खाना नहीं पहुंच पाता था और हर दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं था जहां पे भुखमरी नहीं थी। तो उस वक्त बहुत जरूरी हो गई थी कि ये कुछ ना कुछ किया जाए। तो ऐसे में सेमी ड्रॉप वैरायटी साइंटिस्टों ने लैब के अंदर बनाया, मतलब एक तरह का इंप्रूवमेंट लेके आया वैरायटी के अंदर। एक तरह का हाई यील्डिंग वैरायटी है 1960 में, जो नॉर्मन ई बुरलॉक था एक तरफ, और इंडिया में जो था MS स्वामीनाथन करके, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया वाले और बाद में आए, ये 1960 वाला दुनिया की बात कर रहे हैं हम लोग। वहां पे ना प्रोडक्टिविटी बढ़ गई लगभग अगर 35.5 टन से जो है ना, मिलियन टन है आई थिंक, टन से 87 पॉइंट समथिंग टन पे पहुंच गई, लगभग ट्रिपल हो गया, लगभग जब ट्रिपल हो गया, 87 टन तक पहुंच गई, लगभग 2 गुना से थोड़ा ज्यादा, तो कहते हैं कि ट्रिपल हो गया। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से अब जो है अनाजों की पूर्ति होना शुरू हो गई। देखो दम नहीं है आज, पता नहीं क्यों, मतलब हो सकता है कि थर्सडे और फ्राइडे से तो हो जाए। ये जो तुम लोगों ने क्लास कराया ना, बड़ी गलत टाइम पे करा, इसके रेस्ट ना मिलने की वजह से बॉडी में ऐसा हो रहा। ये पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये टाइम टेबल बनवाया, ठीक है। ये बहुत खतरनाक टाइम है, 2 बजे, 2:30 बजे या 3:30 बजे, आराम से 4 से 5 बजे करीब था ना, वो सब सही था। तो एनर्जी थोड़ा महसूस होती है कि 1 बजे या 2 बजे आप खाना खाओ
तो बैठा जाता है, डायरेक्ट खड़ा होके दोपहर का खाना खा के नहीं किया जाता। मेडिकल में भी होता है ना, पूरे 1 घंटे का लंच ब्रेक दिया जाता है, और दोपहर जो क्लास होती है ना, लैब नहीं रखी जाती है, मतलब बैठ की क्लास रखी जाती है ऐसा। वही वाली, और छोटा मोटा वही क्लास होती कितनी देर है, होती नहीं है, बकलोली तो होती है।